सब्सक्राइब कीजिए लेट मी स्केयर यू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख। तो आज की ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिसके लिए मैं उन्हें एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं SCP-3000 की। ये SCP इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका रिलेशन इंडियन माइथोलॉजी से भी है, जो मैं आपको वीडियो के एंडिंग तक ज़रूर समझा दूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे SCP-3000 के ओरिजिन्स के बारे में, उसके कंटेनमेंट प्रोसीजर के बारे में और फिर मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊँगी। अब SCP-3000 के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि SCP-3000 थोमियल कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब जो लोग थोमियल कैटेगरी के बारे में नहीं जानते वो मेरा SCP फाउंडेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारी ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताया है, पर यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोमियल कैटेगरी के SCP वो होते हैं जो दूसरे SCPs को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो SCP-3000 को बे ऑफ बंगाल के 300 किलोमीटर के डायमीटर के एरिया में रखा गया है और इस एरिया को SCP फाउंडेशन की नेवल टीम यानी यहाँ के नेवी पर्सनल्स रूटीनली चेक करते रहते हैं और किसी भी सिविलियंस यानी नॉर्मल लोगों का इस एरिया में आना अलाउड नहीं है। ये एरिया SCP फाउंडेशन की तरफ से क्वारंटीन किया गया है, यानी ये एरिया नॉर्मल लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि SCP-3000 पर साइट 151 के थ्रू नज़र रखी जाती है और साथ ही साथ SCP फाउंडेशन के जो पर्सनल SCP-3000 के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें भी साइट 151 में क्वारंटीन किया जाता है। SCP-3000 पर नज़र रखने के लिए SCP फाउंडेशन SCP-F एरिमिटा नाम की एक सबमरीन को यूज़ करती है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सबमरीन SCP-F एरिमिटा का केवल SCP-3000 पर नज़र रखने का काम नहीं है। इस सबमरीन को एज़टेक प्रोटोकॉल के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई नो, अब आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एज़टेक प्रोटोकॉल क्या होता है, पर चिंता मत कीजिए, इस प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में अच्छी तरह समझा दूंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ SCP-3000 के बॉडी स्ट्रक्चर की डिटेल्ड एनालिसिस। तो SCP-3000 एक मैसिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये पानी में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा जीव है। इसकी एक सर्पेंटाइन बॉडी है और इसे एक मोरे ईल से कंपेयर किया जाता है। अब जो लोग सर्पेंटाइन शब्द का मतलब नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सर्पेंटाइन वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनकी बॉडी सांप जैसी होती है, यानी पतली और बहुत लंबी, और इसे ईल से कंपेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि ईल भी एक पानी में रहने वाला जीव है जो काफ़ी हद तक सांप जैसा दिखता है। SCP-3000 की बॉडी की लंबाई जानना इम्पॉसिबल है। आज तक ये नहीं जाना गया कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना लंबा है, पर अगर हम रफली अंदाज़ा लगाएं तो इसे 600 से 900 किलोमीटर लंबा माना जाता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी लंबाई 900 किलोमीटर ही है, ये उससे कई ज़्यादा लंबा भी हो सकता है।
तो यहाँ से हमें SCP-3000 की पहली एबिलिटी के बारे में पता चल गया। वहीं अगर हम इसकी सर की चौड़ाई की बात करें तो इसके सर का डायमीटर 2.5 मीटर है और वहीं इसकी बॉडी का डायमीटर 10 मीटर है। SCP-3000 को एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब जो लोग सेडेंटरी वर्ड का मतलब नहीं जानते, मैं उन्हें बता देती हूँ कि सेडेंटरी वर्ड्स उनके लिए यूज़ होते हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, यानी वो बहुत कम अपनी प्लेस से मूव करते हैं। SCP-3000 को सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उसे किसी स्टिमुलस की तरफ सब्जेक्ट किया जाता है तो वो उसके रिस्पॉन्स में अपने हेड को ही मूव करता है। अब जो लोग स्टिमुलस का मतलब नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि स्टिमुलस का मतलब होता है बाहरी गतिविधि। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम SCP-3000 के आसपास कोई गतिविधि करें तो वो इसके रिस्पॉन्स में अपनी बॉडी को बहुत कम मूव करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई भी उसके पास जाएगा तो वो उसे कुछ नहीं करेगा, मगर जब ये अपने आप को मूव करता है तो ये बहुत ही फास्ट मूव करेगा। SCP-3000 एक मांसाहारी जीव है, यानी ये किसी भी इंसान को आसानी से मारकर खा सकता है। अगर SCP-3000 को अपने शिकार को पकड़ना हो तो ये पानी में भी बहुत तेज़ गति से मूव कर उसे आराम से पकड़ सकता है, यानी ये एक बहुत खतरनाक जीव है। SCP फाउंडेशन में ऐसा माना जाता है कि SCP-3000 को अपनी इतनी बड़ी बॉडी यानी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, यानी इसे बहुत ज़्यादा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। SCP-3000 को दूर से देखने भर से ही किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसमें अगर कोई इंसान इसे डायरेक्टली देख लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो बेहोश हो सकता है और साथ ही साथ वो पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। उसका पूरा शरीर उसके बस में नहीं होता और वो अजीब अजीब सी हरकतें करता है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इस वीडियो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो अब यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जब पहली बार SCP-3000 को SCP-F एरिमीटा के थ्रू फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि इसके सर के पास एक अजीब सी ब्लैक कलर की लेयर थी। इस सब्सटेंस का नाम SCP फाउंडेशन ने Y909 कंपाउंड रख दिया। जब पहली बार SCP-F एरिमीटा SCP-3000 के पास गई तो उसमें बैठे गए क्रू मेंबर्स को अजीब सा फील होने लगा, उनका सर चकराने लगा और सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ पर साइंटिस्ट के साथ हुई जिसका नाम था विलियम। वो अजीब सी हरकतें करने लगे और साथ ही साथ सबसे अजीब बात ये थी कि वो ये भूल ही गए कि वो किस लिए उस सबमरीन पर आए हैं। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की और फाइनली जब एरिमीटा SCP-3000 के सर के करीब 50 मीटर पहुँच गई तब विलियम अपने आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने सर को सबमरीन के एक कांच से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सबमरीन का कांच टूट गया और सबमरीन के अंदर पानी भरने लगा और साथ ही साथ विलियम की मौत हो गई, जिसके बाद SCP-F को समुद्र से बाहर निकाला गया। तो अब बात करते हैं कंपाउंड Y909 के बारे में। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि Y909 तो एक वेस्ट है, तो अपन लोग इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पर मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि Y909 SCP फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंपाउंड ना हो तो SCP फाउंडेशन के 90% काम नहीं हो सकते। तो चलिए मैं अब आपको बिना टाइम वेस्ट करे इसके बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SCP-3000 को देखने भर से ही इंसान की मेंटल स्टेट कितनी ख़राब हो सकती है। सेम ऐसा ही होता है Y909 को देखने से या उसे अपने अंदर इंजेक्ट करने से। तो SCP फाउंडेशन इस कंपाउंड को SCP पर्सनल्स को देती है, स्पेशली क्लास D पर्सनल्स को,
ताकि वो SCP फाउंडेशन के बारे में भूल जाएं। क्लास D SCP फाउंडेशन की एक पोस्ट है, जैसे कि बाकी सारी पोस्ट होती हैं, पर इसके बारे में सबसे अजीब बात ये है कि इस पोस्ट के ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो आप इस पोस्ट पर खुद भी अपॉइंट हो सकते हैं, पर अगर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो आप इस पोस्ट पर कभी नहीं आना चाहेंगे। तो इन लोगों को SCP के पास छोड़ा जाता है, खासकर कीटर कैटेगरी के SCPs के पास, ताकि ये देखा जा सके कि अगर SCP किसी ह्यूमन के टच में आते हैं तो वो उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे और उनकी क्या क्या एबिलिटीज़ हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कीटर कैटेगरीज के SCPs या और किसी भी SCP के कांटेक्ट में कोई भी ह्यूमन अगर आएगा तो वो मर जाएगा। कुछ ऐसा ही क्लास D पर्सनल्स के साथ भी होता है, पर ये बात बहुत ही सीक्रेट रखी जाती है, इसीलिए क्लास D पर्सनल्स को डिस्पोजेबल क्लास कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों क्लास D पर्सनल्स को कंपाउंड Y909 दिया जाता है। ये SCP फाउंडेशन की सीक्रेसी के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी इंसान SCP फाउंडेशन के बारे में नॉर्मल लोगों को बता सकता है, जिसकी वजह से आम लोगों के बीच डर का माहौल बन सकता है। और इसके साथ ऐसा भी देखा गया है कि जिन पर्सनल्स के अंदर Y909 को इंजेक्ट किया गया, वो अचानक से ही बहुत सारे ऑर्डर्स इफेक्टिवली मानने लग गए। कंपाउंड Y909 को आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जा सकता है, तो इसका ये मतलब है कि जितनी बार SCP फाउंडेशन को कंपाउंड Y909 की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी बार फाउंडेशन को कंपाउंड Y909 लाना पड़ेगा। इसी काम को करने के लिए SCPF एरिमीटा को बनाया गया और कंपाउंड Y909 के कलेक्शन प्रोटोकॉल को ही एडजेक प्रोटोकॉल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर SCP-3000 को देखना ही बहुत खतरनाक है, तो इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग Y909 की कलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो अब मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बताती हूँ एडजेक प्रोटोकॉल का। तो सबसे पहले एक क्लास D पर्सनल को सेडेटिव देकर बेहोश किया जाता है और फिर एक हाई प्रेशर रेजिस्टेंट सूट उसे पहनाया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर काफ़ी प्रेशर होता है। फिर एक ROV, जिसे हम अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं, जिससे उस SCP पर्सनल को बांधा जाता है और इस व्हीकल को दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद SCPF एरिमीटा को समुद्र में उतारा जाता है। इसके बाद जो SCP पर्सनल ROV से अटैच्ड होता है, यानी क्लास D पर्सनल को भी पानी में भेजा जाता है, जिसके बाद SCP-3000 की फीडिंग साइट पर उसे छोड़ दिया जाता है। इस दौरान SCPF एरिमीटा ROV पर नज़र रखती है और साथ ही साथ SCP-3000 के मूवमेंट पर भी नज़र रखी जाती है और इस टाइम पर किसी को भी सबमरीन के अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। इसके बाद SCPF एरिमीटा ROV को वापस बुला लेती है और जैसे ही SCP-3000 क्लास D पर्सनल को देखता है, वो तुरंत उस पर हमला कर उसको खा जाता है और इसके बाद शुरू होता है SCP-3000 का डाइजेस्टिव पीरियड और इसी दौरान कंपाउंड Y909 की कलेक्शन प्रोसेस की जाती है। जैसे ही SCP-3000 क्लास D पर्सनल को खाता है, वो तुरंत ही अपने सर के ऊपरी भाग से कंपाउंड Y909 को एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। इसके बाद कुछ स्पेशल डीप सी डाइवर्स को SCPF एरिमीटा से समुद्र में उतारा जाता है, जो कंपाउंड Y909 को कलेक्ट करते हैं और ये कलेक्शन का काम 2 से 3 घंटे के बीच में ही होना चाहिए, जो कि SCP-3000 का डाइजेस्टिव पीरियड है। इस दौरान SCP-3000 की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और वो केवल एक ही जगह बैठा रहता है, तो ये काम जल्दी से जल्दी इसी दौरान होना चाहिए। अब जैसे ही डाइवर्स सबमरीन पे वापस पहुंचते हैं, तुरंत एक पर्सनल कंपाउंड Y909 को लेकर मिशन एडमिनिस्ट्रेटर को दे देता है। इसे एक सिक्योर कंटेनर में बंद कर रखा जाता है और जब तक SCPF एरिमीटा समुद्र से बाहर नहीं आ जाती, तब तक मिशन एडमिनिस्ट्रेटर उस पर पूरी नज़र बनाए रखता है। अब इस पूरे Y909 के कलेक्शन प्रोटोकॉल को ही SCP फाउंडेशन एडजेक प्रोटोकॉल कहती है।
अब इस दौरान SCPF एरीमीटा पर एक स्पेशल रिसर्चर और साइंटिस्ट की टीम होती है जो इस प्रोटोकॉल के टाइम पर हर किसी पर नज़र रखती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिससे आपको SCP-3000 से रिलेटेड दो बातें पता चलेंगी। पहले तो इसकी पावर, और दूसरी बात जो आपको पता चलेगी वो ये होगी कि SCP-3000 और इंडियन माइथोलॉजी में क्या रिलेशन है। तो चलिए अब मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताती हूँ। तो SCP फाउंडेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है। उन साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर कृष्णमूर्ति। ये साइट 151 के लेवल 3 क्लियरेंस के साइंटिस्ट हैं और ये साथ ही साथ उस टीम का भी हिस्सा है जिसे SCPF एरीमीटा में एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के टाइम पर सुपरवाइज करने के लिए भेजा जाता है। तो SCP फाउंडेशन की उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि एक बार जब SCPF को समुद्र में उतारा गया और जब डाइवर्स को पानी में भेजा गया ताकि वो कंपाउंड Y909 को कलेक्ट कर सकें, तो उस टाइम पर डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने सबमरीन से भागने की कोशिश की, जिस दौरान उन्होंने बिना किसी से परमिशन लिए सबमरीन के एयरलॉक को तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने कोई डाइविंग सूट भी नहीं पहना था और उस समय उनका दिमाग का संतुलन उनके काबू में नहीं था। अब इस इंसिडेंट के बाद SCP फाउंडेशन ये जानना चाहती थी कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने मिशन के बीच ऐसा क्यों किया। तो इसके लिए उन्होंने एक स्टाफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जिनका नाम था डॉक्टर मन्नावा। इनका काम ये था कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति का इंटरव्यू ले। इसके बाद जब डॉक्टर मन्नावा ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति का सबसे पहला इंटरव्यू लिया तो उसमें बहुत अजीब सी चीज़ें सामने आई। तो सबसे पहले डॉक्टर मन्नावा ने यही पूछा कि आखिर डॉक्टर कृष्णमूर्ति को अचानक से क्या हुआ कि वो सबमरीन से बाहर भागने की कोशिश करने लगे। तो इसमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने ये जवाब दिया कि अचानक से उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो अपने माइंड से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और उनके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे जिनमें उनको ऐसे लोगों की शक्लें दिखने लगी जिनको वो पहले से नहीं जानते थे। कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी और साथ ही साथ उन्होंने खुद को ऐसी जगह पर पाया जहां उन्होंने खुद को पहले कभी नहीं देखा था। साथ ही साथ वो ये भी भूल गए कि उनकी माँ की आवाज़ कैसी थी। पर इस बीच उन्होंने डॉक्टर मन्नावा को ये बताया कि उनके दिमाग में एक कांस्टेंट थॉट बार बार स्ट्राइक कर रहा था। वो ये था कि जब वो अपने घर पर गए थे तो उनकी माँ ने उन्हें एक बार अनंत शेष के बारे में बताया था। इसके बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने डॉक्टर मन्नावा को ये बताया कि उनका मानना ये है कि SCP-3000 और कोई नहीं बल्कि अनंत शेष ही है। अब आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको अनंत शेष के बारे में वीडियो के एंडिंग में बताऊंगी। मैं पहले आपको डॉक्टर कृष्णमूर्ति वाला इंसिडेंट पूरा बताना चाहती। इसके बाद SCP फाउंडेशन ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को रिलीज़ कर दिया। अब इसके बाद SCP फाउंडेशन ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को वापस से साइंटिस्ट की टीम का हिस्सा बना दिया और एक बार फिर से जब SCPF एरीमीटा को समुद्र में उतारा गया तो उस टाइम पर उस सबमरीन में डॉक्टर कृष्णमूर्ति भी मौजूद थे। इस बार जब SCPF एरीमीटा को पानी में उतारा गया और जब SCPF एरीमीटा ज़्यादा गहराई पर पहुंच गई तब डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने अचानक से अपने रूम को छोड़ा और वहां से डायरेक्टली सबमरीन के एयरलॉक तक पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने सबमरीन के एयरलॉक को पहले बहुत देर तक घूरा। ना वो ज़रा सा भी हिले, ना उन्होंने कुछ बोला। इसके बाद डायरेक्टली उन्होंने एक डाइविंग सूट पहना और सबमरीन के बाहर कूद गए। और अजीब सी बात ये थी कि अचानक से SCP-3000 वहां आ गया। जैसे ही SCP-3000 डॉक्टर कृष्णमूर्ति के सामने आया तुरंत ही SCPF एरीमीटा में इमरजेंसी अलार्म बजा दिए गए।
पर ना ही SCP-3000 को कोई फर्क पड़ा और ना ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति को। अब इसके बाद SCP-3000 ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति के सामने अपना बड़ा सा जबड़ा खोल दिया, जिसके बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने बस एक ही बात बोली कि मन्नावा, जो भी मैंने तुमसे कहा था वो गलत था, भगवान ही मुझे बचाए, ये वो नहीं है। अब अपनी बात पूरी करने से पहले ही SCP-3000 ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को खा लिया और फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद SCP फाउंडेशन ने डॉक्टर कृष्णमूर्ति को बचाने के लिए तुरंत ही एक इमरजेंसी डीप सी डाइवर्स की टीम को समुद्र में भेजा, पर ना ही SCP-3000 को फिर दोबारा देखा गया और ना ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति वहाँ पर दिखे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अनंत शेष के बारे में। तो अनंत शेष में अनंत शब्द का मतलब होता है इनफाइनाइट और शेष शब्द का मतलब होता है शेषनाग, जिन्हें हम आदि शेष भी कहते हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी और पुराणों में शेषनाग को एक बहुत ही लंबा सांप माना जाता है और इसीलिए इन्हें सारे सांपों का राजा भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इन्हें नागराज भी कहा जाता है। तो हिंदू पुराण में ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग ने अपने फन पर इस ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को धारण किया हुआ है और इस बीच वो भगवान विष्णु की आराधना करते रहते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग, जिन्हें हम अनंत शेष भी कहते हैं, ये विष्णु जी की शैया हैं। अब मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगी अनंत शेष और SCP-3000 के बीच में रिलेशन। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि डॉक्टर कृष्णमूर्ति एक इंडियन थे, तो एक इंडियन कितनी ही साइंटिफिक फैक्ट्स में क्यों ना बिलीव कर ले, पर उसके मन में रिलीजियस थॉट्स हमेशा ही रहते हैं। इसलिए जब SCP-3000 के कांटेक्ट में डॉक्टर कृष्णमूर्ति आए और वो सब कुछ भूल गए, तब भी उनके दिमाग में रिलीजियस थॉट्स कहीं ना कहीं थे। और एक इंसान वही चीज़ों पर बिलीव करता है जिन चीज़ों के बारे में उसका दिमाग उसे फोर्स करता है बिलीव करने को। इस कारण की वजह से ही डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने SCP-3000 को अनंत शेष मान लिया। वैसे तो बहुत कारण हो सकते हैं जो अनंत शेष और SCP-3000 को एक जैसा बनाते हैं, पर मेरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग मेरा मानना ये है कि SCP-3000 शेषनाग नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने आपको SCP-3000 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता दी हैं, पर अभी भी एक छोटी सी बात है जो SCP-3000 से रिलेटेड रह गई है, वो है SCP-3000 के ओरिजिन के बारे में। तो SCP फाउंडेशन को काफ़ी टाइम पहले ऐसी खबरें मिली कि बे ऑफ बंगाल के पास काफ़ी सारे मछुआरे अजीबोगरीब तरीके से गायब हो रहे हैं और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी SCP फाउंडेशन को एक भी फिशरमैन नहीं मिला और इसी खोजबीन के दौरान उन्हें SCP-3000 बे ऑफ बंगाल के गहराइयों में मिल गया। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े क्रीचर को SCP फाउंडेशन अपने साथ ले जाकर अपनी साइट्स में तो कंटेन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो SCP-3000 को वहीं कंटेन करेंगे और उन्होंने उसी एरिया को अपना कंटेनमेंट जोन बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस SCP पर चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे बहुत सारे SCPs के बारे में वीडियो बनाने के लिए कमेंट्स किए हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट में बोले गए SCPs के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।